हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से कनेक्टेड है। अदिति, जाहिर तौर पर इन नामों का चुनाव हो रहा है क्योंकि इसके बाद राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होना है और इससे पहले ये फाइनलाइज होना जरूरी है। क्या वो नाम है, कौन से वो नाम है अदिति, जिसको लेकर के बीजेपी इस समय विचार विमर्श कर रही है? क्योंकि धीरे धीरे समय और क्रॉस हो रहा है और जैसे जैसे अवधि बीत रही है आने वाले समय में चुनाव भी है, ऐसे में ये फाइनलाइज होना जल्द से जल्द बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तारीख पे तारीख सुनी लेकिन नाम नहीं सुना। और भारतीय जनता पार्टी का अब यही आलम हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे चर्चाएं तो हो रही थी लेकिन नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन इस बीच अगर तारीख ज़रूर आ रही थी, कभी जून का अंत कहा गया क्योंकि जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो पिछले जून में जो एक्सटेंशन उनका ख़त्म हो गया था वो फर्दर 20 जनवरी तक था 2025। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया में एक संवैधानिक प्रोसेस होता है जिसमें लगभग 36 राज्य मानते हैं, तो 14 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के जो संविधान है उसमें 14 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो गई थी। टोटल मिला के 19 की होनी थी। अब उसमें प्रदेश बहुत सारे थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश था, कर्नाटक था, तो ऐसे 5 राज्यों की घोषणा बाकी थी जिसमें महाराष्ट्र, कल आपको उसके नाम की अनाउंसमेंट हो जाएगी, चौहान साहब प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। तेलंगाना के रेड्डी साहब इस्तीफा दे चुके हैं अभी, और इसके अलावा आप देखें उत्तराखंड। तो सवाल ये है कि अभी 2 राज्य और बाकी हैं जिसकी पूरी चुनावी प्रक्रिया होनी है। जब ये 5 राज्य हो जाएंगे उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। तो एक और तारीख है सिक्का, वो तारीख है 20 जुलाई। माना जा रहा है कि 20 जुलाई तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये महत्वपूर्ण गतिविधियां जिसका इंतजार था, जिसमें 3 राज्य जैसे कि बात हो रही है, हिमाचल का भी जिक्र हुआ, ये राज्य है हिमाचल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तो इन सब की, उत्तराखंड, इन सब की प्रदेश अध्यक्ष के होने के बाद कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। जी जाहिर तौर पर, और चूंकि राष्ट्राध्यक्ष के नामों की जो चर्चा है वो भी तेज हो रही है अदिति इस समय, तो कौन से वो नाम है जिसको लेकर के बीजेपी इस समय अपनी सक्रियता दिखा रही है? देखिए, अगर आप मुझे, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी है, सरप्राइज एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर जो कि पंजाबी हैं, खत्री हैं, सीएम रह चुके हैं हरियाणा में, नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं, संगठनात्मक क्षमताएं भी बहुत अच्छी हैं और सरकार 9 साल का सरकार चलाने का उनको पास एक्सपीरियंस है। उनके पास जो एक लकूना है वो है उनकी उम्र, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ज़बरदस्त प्रवास, जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो है प्रवास करना होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उनकी 75 साल उम्र है। वैसे आजकल 75 कोई उम्र नहीं है, लेकिन माना जाता है कि कहीं ना कहीं एक लॉबी है जो नहीं चाहती है कि मनोहर लाल खट्टर बने। इसके अलावा अगर बात करें, उसके बाद का नाम आता है शिवराज सिंह चौहान। फिर ये कहा जाता है कि कोई गुजरात लॉबी नहीं चाहती या अभी सहमति नहीं है, लेकिन आरएसएस का बहुत बड़ा सपोर्ट शिवराज सिंह चौहान के पास है। शिवराज सिंह चौहान जाति से बड़े लीडर हो चुके हैं, जाति से बड़े इसलिए क्योंकि वो लंबे समय मध्य प्रदेश में रहे, एक पब्लिक फेस है, पब्लिक लीडर हैं। तो आरएसएस भी कहीं ना कहीं आरएसएस की काम कार्य प्रणाली को समझते हैं, नई और पुरानी बीजेपी दोनों के काम करने के तरीके को समझते हैं। जाहिर तौर पर शिवराज सिंह चौहान का नाम ज़बरदस्त तरीके से तेज़ है। इस बीच में धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के ओबीसी फैक्टर के लिहाज से उड़ीसा के हैं, तो वो एक वो फैक्टर है साउथ के लिहाज से देखा जाए। दूसरी बड़ी बात है कि ओबीसी फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही फेस है नरेंद्र मोदी, वो ओबीसी भले ही हैं लेकिन वो सभी जाति के पसंदीदा हीरो के लिहाज से हैं। फिर अब बात होती है तो भूपेंद्र यादव, अगेन ओबीसी हैं, यादव समाज से हैं, और दूसरी बड़ी बात है कि इसका इम्पैक्ट हिंदी पट्टी वाले राज्यों में बेहद ज़्यादा पड़ेगा और उनकी संगठनात्मक शक्तियाँ भी ज़बरदस्त हैं। फिर अगर महिला का जिक्र होता है तो कई नाम आते हैं, जिसमें वसुंधरा राजे का भी नाम है। आरएसएस की तरफ से जब चर्चाएं हुई तो वसुंधरा राजे के नाम का भी जिक्र आया अगर महिला होती है। हालांकि महिला फैक्टर में दिल्ली की अभी मुख्यमंत्री बनाई गई है, तो इस फैक्टर को ज़रूरी नहीं है कि उस प्रबल तरीके से देखा जाए। तो ऐसे लंबी फहरिस्त है जिसमें साउथ के एक ब्राह्मण हैं प्रहलाद जोशी, जिनका जिक्र भी अक्सर आता है। प्रहलाद जोशी का नाम भी ज़बरदस्त तरीके से तेज़ है, ब्राह्मण है। जेपी नड्डा रिप्लेस होंगे तो एक ब्राह्मण को ब्राह्मण रिप्लेस करेंगे, साउथ का फैक्टर आएगा, और वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों की कार्यप्रणाली को बेहतर तरीके से समझते हैं और युवा हैं, यंग हैं, तो वो प्रवास बेहतर तरीके से ज़बरदस्त कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये तमाम नाम है, उम्मीद की जा रही है इन्हीं में से कोई एक नाम का चुनाव होगा। ये भी बताया जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन आज का दिन बेहद खास है। लंबे समय से जो मैं जिस तारीख का जिक्र कर रही थी, आज जब इन राज्यों के
पूरी चुनावी प्रक्रिया हुई है प्रदेश अध्यक्षों की, जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं एक स्टेप और हम करीब आ गए हैं और अब ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, जो लंबे समय से जिसका इंतजार था। अदिति, टी राजा की तरफ से इस्तीफा दिया गया है जाहिर तौर पे, क्योंकि उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में इस बात का जिक्र भी अदिति किया है कि जो चुनाव हुआ है तेलंगाना में वो उन्हें भाया नहीं है। ऐसे में बीजेपी अपनी पैठ को मजबूत तेलंगाना में कैसे करेगी, और ये जानते हुए कि साउथ बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, देखिए किशन रेड्डी को उन्होंने इस्तीफा, और आप देखिए टी राजा जो लोध हैं, एमएलए हैं और गोशामाला असेंबली से हैं, तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्य हैं, एमएलए हैं, उन्होंने कहा है विथ हैवी हार्ट और रेजिग्नेशन दैट रिफ्लेक्ट्स द पेन ऑफ लैक्स ऑफ कार्यकर्तास। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो चयन हो रहा है, पूरी प्रक्रिया है, उनका ये मानना है कि ये रेजिग्नेशन भले ही मेरा है लेकिन ये सभी कार्यकर्ताओं का दुख है। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त की उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि अब जो नाम लिखा है कि एज पर मीडिया रिपोर्ट्स श्री रामचंद्र राव इज सेट टू बी अपॉइंटेड एज द न्यू बीजेपी प्रेसिडेंट फॉर तेलंगाना, जिसका विरोध करते हुए उन्होंने जी किशन रेड्डी को इस्तीफा सौंपा है, चिट्ठी लिखी है और एक लंबी बीजेपी के स्टैंड को लेकर, थ्रेशोल्ड को लेकर, वर्कर्स को लेकर, डिसअपॉइंटमेंट को लेकर, और ये सब कुछ उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा है जाहिर तौर पे। लेकिन अक्सर भारतीय जनता पार्टी से अगर आप ये सवाल करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहेंगी कि जब भी किसी एक व्यक्ति को किसी पद के लिए चुना जाता है तो कई बार नाराजगी होती है, और ऐसा भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि देखिए जब राजस्थान में भजन लाल शर्मा को चुना गया तो जाहिर तौर पे जो बहुत सारे सीनियर नेता थे वो उनके लिए शौक था, लेकिन जब पार्टी आलाकमान मजबूत होते हैं तो जाहिर तौर पे विरोध इस तरीके से खुल के नहीं आता। ऐसा ही देखिए शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ आए, कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी थी कि उनको क्यों हटाया जा रहा है, लेकिन पार्टी ये मानती है कि निरंतर प्रक्रिया है, नए लोगों को लाया जाए, जिम्मेदारी दी जाए, बेहतर तरीके से जो युवा फोर्स है या नए लोग आएंगे या दूसरे लोगों को जब जगह मिलेगी, शफल होगा कार्यकर्ताओं में, तो एक नई ऊर्जा रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी उस उदाहरण के साथ, उस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। जाहिर तौर पे ज़रूरी नहीं कि वी अग्री टू इस तरह की सारी बातें अग्री की जाए सबकी तरफ से, तो यहाँ पर ये इस्तीफा देना अपने आप में एक बड़ी बात है। कोशिश की जाएगी कि समझाइश हो, मनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जो फैसला ले लेती है वो ले लेती है, और उसमें उन्होंने जिस तरीके से रामचंद्र राव का नाम यहाँ पर आया है, जाहिर तौर पे एक लंबी चिट्ठी टी राजा सिंह की तरफ से आई है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो दिखा रही है कि वो लोकतांत्रिक, उसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इनको अंदर द कार्पेट समझाया जाएगा, समझाइश की जाएगी, कोशिश की जाएगी रह जाए, और ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पे पार्टी से कई सवाल होंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो ये मिशन है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस की सरकार है, तो किस दिशा में आगे बढ़ना है वो सोच समझ के दिल्ली ने फैसला लिया होगा।